गाइस, वेलकम बैक सुपर स्टडीज चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान क्यों और कैसे। ये चैप्टर ऐसे हैं जो हर बार पेपर में इनमें से सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम इससे पहले इसको बुक रीडिंग करके समझाते हैं, फिर इसकी पूरी जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसकी भी अलग से हम वीडियो बना देंगे। इसलिए संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन यह बुनियादी नियम क्यों और ऐसे कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी नियम बना देती है। पर हाँ, उससे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर आप समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको यह नियम बनाने की इच्छा, लेकिन दूसरे लोग नियम बनाना चाहेंगे, मतलब कि दूसरा कोई नियम। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियम हम शासन हो। जिन नियमों का अंतर्गत आप सभी को रखते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लगते हैं, लेकिन दूसरे लोग को लगता है कि उसके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है। इस विवाद को ऐसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले हमारे समूह को किन नियमों का शासन होता है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को कौन बनाएगा। सबसे पहले हमें क्या तय करना होता है कि वो नियमों को कौन बनाएगा। उसके बाद हमें कह रहा है संविधान की इस प्रश्न का भी उत्तर देता हूँ। वो कह रहा है इस प्रश्न का भी उत्तर देता हूँ। वह समाज की शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनेगा। इस प्रश्न का उत्तर संवैधानिक रूप से कई प्रकार के दिया जा सकता है। राजतंत्र में इसका निर्माण है, जबकि कुछ संविधान ऐसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल पार्टी को दिया जाता था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान निर्णय मोटे तौर पर जनता है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि आप यह मान लिया जाए कि आप जनता के निर्णय लेती है तब यह प्रश्न अनुचित रहा होगा कि जनता निर्णय कैसे लेगी। क्या कोई कानून बनाने के लिए कभी लोगों को सहमत होना चाहिए। प्राचीन यूनानी के सिद्धांत के अनुसार यह प्रत्येक मुद्दे का सभी लोगों को वोट देना चाहिए। यह लोग अपनी निर्वाचन प्रतिनिधि द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए, लेकिन लोगों को अपनी प्रतिनिधि माध्यम से काम करना होगा। तो यह फिर प्रतिनिधि का चयन कैसे होगा और कुल कितने प्रतिनिधि होंगे। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के स्पष्ट किया जाता है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और संसद का गठन एक विशेष प्रकार की किया जाएगा। किसी समाज कानून कैसे है, इसे देखने से पहले कानून को अधिकार वाले पहचान होना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो सबसे पहले यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति उसके पास। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्माता होगी। सरकार की शक्तियाँ पर सीमाएं। मान लीजिए आपने यह तय कर ली कि निर्णय कौन करेगा, किंतु यह उस सत्ता ने कानून बनाया तब आपको लगा कि वे कानून अनुचित। उदाहरण के लिए आपने अपने धर्म को पालन करने के लिए रोक दिया। उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र पहने वाले जा सकते हैं या अपने विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है। यह किसी विशेष समूह, धर्म, जाति लोग सदैव दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी। उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। सरकार को भी यह मानने के तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। किसी एक खास रंग वाले लोगों को कुएं में पानी भरने की इजाज़त दी जा सकती है। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित है और अन्यायपूर्ण लगेगा। यद्यपि आप कानून उस सरकार को द्वारा बनाए गए जो विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाने के पीछे जरूर कोई महत्वपूर्ण अन्यायपूर्ण बात रही होगी।
अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर सीमा लगाए। यह सीमा इस रूप में मौलिक होती है, इस सरकार की सभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। संविधान सरकार की शक्तियों पर कई तरह से सीमित करता है। इस पर सरकार को शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका है नागरिकों के रूप में हमारी मौलिक कर्तव्य स्पष्ट करता दिया जाए और कोई भी सरकार कभी उसका उल्लंघन ना करे। इस अधिकारों का वास्तविक स्वरूप व्याख्या निम्न विभिन्न संविधानों के में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधान कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। ठीक है, नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों पर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को स्पष्ट सामान्य कुछ मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान पर इन परिस्थितियों को उल्लंघन भी कर सकता है, जिसमें से अधिकार को वापस ले लिया जा सकता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधान द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति पर वितरण, सरकार की सीट पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिसमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी तैयार कर दिया जिसमें सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और दूसरे लक्ष्यों को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान में इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए गए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार की असमानताओं की गहराई घाया हो, वह केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना प्राप्त नहीं है, वरन वह सरकार को समर्थ और शक्ति भी बनाता है पड़ेगा, जिससे असमानता और गरीबी की विभिन्न रूप में निपट सकेंगे। उदाहरण के लिए भारतीय आकांक्षा और हम एक सामाजिक जिसमें से भेदभाव ना हो। यदि हमारे समाज की आकांक्षाओं और हम अपनी सरकार को इतना समर्थक और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि उसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्ल भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि नस्ल भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान समाज की आकांक्षाओं पर निपटता। उदाहरण के लिए भारत संविधान निर्माता की इच्छा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी मौलिक जरूरतों और शिक्षा, साहित्य सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हो जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार की वह समर्थक प्रदान करती है। ये चित्र आप लोग देख रहे हो ना, ये चित्र मतलब कि कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। हमने जब भी पेपर दिया था 11वीं क्लास में, हमसे ये चित्र कई बार पूछ लिया जाता था। हम इसको पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है हमें कार्टून को। संविधान निर्माता के लोगों अलग अलग आकांक्षाओं को से जूझना पड़ा और ये नेहरू अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं के संतुलन करते दिखाया कि आप पहचान सकते हैं कि यह भिन्न समूह क्या है। आपको क्या लगता है संतुलन करना अंतिम परिणाम क्या करता है, जिससे वह सकारात्मक लोग कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सकता है। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हम पता चलता है कि ऐसे सामर्थ्य प्रदान करने की प्रावधान हमारे संविधान की प्रस्तावना समर्थन प्राप्त है और वे संविधान मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार ऐसी क्षमताओं पर करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना उचित परिस्थितियों में निर्माण कर सके। संविधान समर्थक बनाने का प्रावधान। संविधान सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करने वाले नियम और कानून का ही नहीं, वह सरकार ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे समाज के सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव की शक्तियों पर समूह बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए।
दूसरा है इंडोनेशिया की सरकार की जिम्मेदारी क्या है, बता रहा हूँ। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान से सुनना। कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए रखे और उसका संचालन इंडोनेशिया का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। किसी समाज की बुनियादी पहचान। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज का एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचाना जाता है। इस सामूहिक पहचान बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों का सहमत होना पड़ता है कि प्रशासन कैसे होगा और शासितों को में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अनेक प्रकार की पहचान असीमताओं होती है, लेकिन यह बुनियादी नियमों का सिद्धांत असहमत होकर अपनी भूलमूत राजनीति पहचान बनाते हैं। दूसरा, संविधान का नियम एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है जिससे अंतर्गत हम अपनी अभिव्यक्ति का लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। संविधान अधिकार बंधन लगाकर यह तय करता है कि कोई क्या करे और क्यों ना करे। यह संविधान में हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम सब वह शायद संभव हो चुका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक नैतिक नियम विषय सही प्रकार की संविधान को स्वीकार किए गए। अगर हम दुनिया भर के संविधान को देखें तो हम सरकार को अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रिया दिखाई देगी, लेकिन यह काफ़ी है। कुछ समझ भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत इकाइयों की रक्षा करे और ऐसे संविधान अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार संविधानों के स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर संविधान देखें तो अलग अलग सरकार विविध प्रकार की प्रक्रिया दिखाई देती है, लेकिन यह सब कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान मूलभूत इकाई रक्षा ऐसे सरकारों को संभव बनाती है जो कि न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग ढांचे ढंग की होती है। ज़्यादातर राष्ट्रीय जटिल ऐतिहासिक परंपराओं को सम्मिलित से बनाते हैं। वे राष्ट्रीय में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीके से आपस में मिला देते हैं, जैसे कि जर्मनी का निर्माण एक जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ था। ठीक है, उसका संविधान की इस पहचान को अभिव्यक्त। तीसरा, और भारतीय संविधान जातीय या नस्ल नागरिकता को रूप में नहीं देता, लेकिन विभिन्न राष्ट्रों को देश की केंद्र सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में बीच में संबंध को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती है। यह संबंध इस राष्ट्र की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। संविधान की सत्ता। हमें संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। कहाँ पहुँचे, क्यों, क्या समझे। भारतीय नीति और अन्य और संविधान प्रावधान दिए बताए गए प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। सरकार की नागरिकों को धर्म का पालन करने या आज्ञा का नहीं दे सकती। सरकार की सीमा शक्ति। सरकार को आय और संपत्ति का असमानताओं को कम करने का प्रयास आवश्यक रखना जरूरी होता है। इन सब का आंसर पीछे वाले में लिखा हुआ है। राष्ट्र के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। संविधान सर्वोच्च कानून जिसके सभी को पालन करना पड़ता है। ठीक है, भारतीय संविधान को खास नस्ल, जाति, धर्म को सीमित नहीं है। नीचे ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन कार्यों को स्पष्ट कीजिए कि अधिकार क्यों संविधान होता है, लेकिन संविधान के बारे में 3% कर सकते हैं। संविधान क्या है, संविधान कितने प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। तो पहला बोलेंगे संविधान एक इकाई का मूलभूत इकाई का नियमों का एक समूह है जिसे सभी को मानना पड़ता है और स्थिति को संभालने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान कितना प्रभाव। संविधान की प्रभावी अनेक है कि संविधान के बिना हम कुछ भी नहीं कर, उसके बहुत सारे प्रभाव है। मन चाहे काम ना करना और भी अन्य। ठीक है, संविधान में हमें न्याय मिलते हैं और संविधान के जरिए हम किसी को भी न्याय लड़ सकते किसी के लिए। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें से में कई राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। प्रावधान बनाते हैं कि राज्य उन कैसे होगा और किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश का संविधान बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उस दस्तावेज की जिक्र होते हैं।
रहे होते हैं, लेकिन कुछ देशों में ऐसे इंग्लैंड के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि इनके पास तो दस्तावेज निर्णय एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः यह हम कह सकते हैं कि संविधान एक दस्तावेज या दस्तावेज का बोझ है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिस आधार पर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोड़े शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संविधान कितने प्रभावी है, उसे सी प्रभावी बनाती है, कौन सी यह सुनिश्चित करता है कि लोगों जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव है। संविधान प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। ठीक है, अब पढ़ते हम नीचे वाला क्या कह रहा है। संविधान को प्रचलित में लाने का तरीका। थोड़ा सा कैमरा हमारा फ़ोन का कैमरा ना, इसलिए थोड़ा सा हो गया। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे आया, कितने संविधान बनाए, उनके पास इससे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं को द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने हाथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और सरकार अमेरिका के हैं। यह ऐसे संविधान उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है। यद्यपि संविधान को औपचारिक रूप से संविधान सभा के दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के माध्यम से ऐसा करने के राष्ट्रीय आंदोलनों पर लंबे इतिहास की काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलनों का समाज में सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षणता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज में भिन्न वर्गों के सीधा संवाद करने और उसका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने का सफल रहे कि संविधान उनके व्यक्ति संविधान शक्तियों पर बढ़ाने कोई संविधान नहीं है। यह कार्य है कि संविधान को भारी व्यवस्था मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस व्यापक राष्ट्रीय सीमा असहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों में अपनी संविधान पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोगों को अपनाने जा रहे हैं। संविधान पक्ष की विपक्ष राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसे कोई जनमत लेकिन इसे लोगों की और प्रबल शक्ति प्रभाव प्राप्त थी क्योंकि यह सहमत की लोकप्रिय नेताओं की सहमति और सहमत आधारित था और लोगों ने अनेक प्रावधानों का अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने के पर एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। कई बार पूछ लेते हैं नेपाल के संविधान निर्माता का विवाद, तो अब हम ये भी बनेंगे। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 में, लेकिन यह सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई। अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियाँ बनी रही। पिछले वर्षों में नेपाल सरकार की राजनीति की पूर्ण संरचनाएं के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, जिसमें प्रमुख मुद्दा यह था कि संविधान की राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल में कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सहमति भूमिका साथ संवैधानिक राजतंत्र बनाना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा की शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा को अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा का गठन की मांग रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के
संघर्ष में सबसे आगे थी। अतः जन प्रदर्शन दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनानी पड़ी जो आंदोलनों दलों को स्वीकार थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियों पर छीन ली। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को ख़त्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। नेपाल में 2015 में नए संविधान को बनाया गया।